आज सेक्शन पढ़ेंगे हम, सेक्शन 34। 34 को पढ़ने से पहले समझते हैं कि मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा और आप खुद बताओगे 34 अप्लाई कैसे होती है। सपोज करें कि हम 4-5 लोग हैं और बैंक लूटने के लिए जा रहे हैं हम। आपके हाथ में गन है, आपने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लिया। मैं मुख्य अपराधी हूं और मैं जाकर के ताला वाला तोड़ता हूं और जो कैश है वो मैंने बैग में डाल लिया। आप लगभग 2 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी पे इसलिए खड़े हुए ताकि पुलिस वालों की आने की सूचना हमें दे सके, आगाह करने के लिए, और आप भी किसी न किसी एक्ट में लगे हुए। फाइनली क्या होता है कि पुलिस आती है और हमें अरेस्ट कर लेती है, मुझे अरेस्ट कर लेती है, आप लोग वहां से भाग गए। समझ गए ना? अब आपके नाम भी उजागर हुए। यदि यहां प्रत्येक व्यक्ति के एक्ट को देखा जाए तो आपने क्या एक्ट किया? आप तो पुलिस चौकी पर खड़े थे, केवल पहरा दे रहे थे। क्या पहरा देना अपना आप में अपराध है? नहीं ना। नहीं। केवल खड़े रहना क्या अपराध है? नहीं ना। आप गन लेकर के बाहर, बैंक के बाहर चक्कर काट रहे थे, लाइसेंस की गन हो सकती है आपकी, हो सकता है लाइसेंस की हो, तो वो भी अपराध नहीं है। आपने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लिया तो छोटा सा आपराधिक कार्य आपने भी किया। आप सब भाग गए और मैं पकड़ गया। तो क्या यहां प्रत्येक व्यक्ति के आपराधिक कार्य को अलग अलग करके देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। अगर अलग अलग करके देखा जाए तो आपने तो कुछ अपराध किया ही नहीं, आप तो पुलिस चौकी पर केवल खड़े हुए थे। समझ गए ना? यहां ऐसी सिचुएशन में जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों ने किया हुआ मिलकर के और उनके आपराधिक कार्य को अलग अलग करके अलग अलग दंडित न किया जा सकता हो, तो संयुक्त तो दायित्व का नियम अप्लाई हो जाता है, सेक्शन 34 अप्लाई हो जाती है। वहां ऐसा माना जाता है कि जैसे कि 2 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति पुलिस चौकी पर खड़ा हुआ था उसने भी वो बैंक लूटने का कार्य किया है। बात समझ आई ना आपको? अब सेक्शन पढ़ेंगे, इसको खंगालेंगे अच्छे से। देखिए सेक्शन क्या कहती है। जबकि कोई आपराधिक कार्य क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति एक से अधिक होने चाहिए, कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्यास्य को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया। पहली बात तो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सेक्शन 34 दे रखी, इसमें किसी अपराध को नहीं बताया गया, किसी कार्य को दंडित नहीं किया गया, बल्कि यह सेक्शन एविडेंस का एक रूल देती है, साक्ष्य का नियम बताती है। समझे ना? साक्ष्य का एक नियम दे रखा है इसमें कि यदि ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मिलकर के आपराधिक कार्य किया सब दोषी होंगे। किन परिस्थितियों में होंगे, कैसे होंगे, वो तो यहां डिस्कस करेंगे हम, है ना? तो ये एविडेंस का एक रूल है इस सेक्शन के अंदर कि हाँ, रूल ऑफ एविडेंस है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी व्यक्ति दोषी माने जाएंगे। समझ गए ना? किस बात के लिए दोषी होंगे वो अलग चीज है, यहां अपराध नहीं बताया गया कोई। समझ गए ना? यहां तो एविडेंस का रूल देते, ये आया ना कि दायित्व के अधीन है, मानो मतलब प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम कर लिया। और प्रिज्यूम कहां है? उपधारणा की प्रकृति की सेक्शन है ना, उपधारणा सेक्शन 4 में एविडेंस एक्ट की। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। उपधारणा का मतलब होता है जब एक नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकालते हैं, तो यही उपधारणा है। जैसे आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, आप ये अनुमान निकाल लोगे, इसी को उपधारणा कहते हैं। बात समझे ना? तो यहां एविडेंस का एक रूल दे रखा कि यदि ऐसा हुआ तो आप ऐसा समझेंगे कि सभी व्यक्तियों ने वो आपराधिक कार्य मिलजुल करके किया हो, भले ही चाहे उसमें थोड़ा एक्ट हो किसी का या ज्यादा एक्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी? तो ये उपधारणा की प्रकृति, और उपधारणा किसका विषय है? एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 4 में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, 3 चीजों को डिस्कस किया गया है ना? तो ये रूल ऑफ एविडेंस यहां दे रखा है। क्लियर है ना बात आपको? तो यहां भी तो कहा ना मानो। तो आगे चलते हैं। फिर दूसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं पहले सेक्शन के बारे में, कि इसमें ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत, जब मैंने आईपीसी शुरू की थी तो मैंने कुछ लायबिलिटी आपके साथ में डिस्कस की थी। जैसे एक होता है सामान्य दायित्व, जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, वो होता है सामान्य दायित्व, जनरल लायबिलिटी, है ना? एक होता है आपका वैकेरियस लायबिलिटी, काम आपने किया जिम्मेदार में, इस चीज को भी मैं डिस्कस कर चुका। एक है आपका ज्वाइंट लायबिलिटी और एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। वैकेरियस लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी, जनरल लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस सेक्शन के अंदर जो सिद्धांत दे रखा वो ज्वाइंट लायबिलिटी से संबंधित है। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर के कोई आपराधिक कार्य किया और वे सब के सब या उनमें से कोई अपने सबके सामान्य हादसे को
कि फर्दरेंस में कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उस क्रिमिनल एक्ट के लिए में बाकी सब व्यक्ति जिम्मेदार होंगे ही होंगे। जैसे सेक्शन 34, 35, 37, 38, 149, 396, 460, समझ गए ना, ये सभी सेक्शन ज्वाइंट लाइबिलिटी से संबंधित है इंडियन पिनल कोड के अंदर। अच्छा, एक बात और है, एक तो यहां प्रत्येक व्यक्ति के आपराधिक कार्य को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हो सकता है कि सबका आपराधिक कार्य अलग अलग हो, सबके कार्य का चरित्र अलग अलग हो, समझ गए ना, तो लेकिन उनके कार्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। समझे नहीं समझे? तो यहां क्या करें कि ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत काम कर जाएगा यहां पर। अच्छा, एक चीज और है कि यदि मैं अकेला बैंक लूटने के लिए जाता तो शायद लूट ना पाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति मुझे प्रलोभन भी देगी, मुझको प्रोत्साहित भी करेगी, समझ गए ना, मेरा साहस बढ़ाएगी, उस काम को करने के लिए मुझे इंड्यूस भी करेगी, तो वे सभी व्यक्ति दायित्व के अधीन होंगे। क्लियर है बात? फिर एक यहां सामान्य आस्य है और एक होता है समान आस्य। इन दोनों चीजों को भी समझ लिया। अभी सेक्शन की शुरुआत नहीं की मैंने, सेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। सामान्य आस्य और समान आस्य, इन चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सेम इंटेंशन, एक होती है कॉमन इंटेंशन। पहले कॉमन इंटेंशन को समझते हैं, सामान्य आस्य। सामान्य आस्य का मतलब होगा कॉमन इंटेंशन, मतलब सपोज दैट मेरे पास भी 2 आंख है, आपके पास भी 2 आंख है, आपके पास भी और आपके पास भी, हम सभी के पास में 2 आंखें हैं, तो ये बात कॉमन है हमारे बीच में। बात समझे ना, मेरे पास भी पेन है, आपके पास भी पेन है, आपके पास भी, आपके पास भी, तो ये बात कॉमन है। बात समझे ना? तो सामान्य आस्य का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। जैसे हमें चोरी करने के लिए जाना है ना, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कब तक पढ़ाई करेंगे, जुडिशरी में कुछ नहीं रखा, और एक काम करते हैं अपना डकैती डाला करेंगे, चोरी करा करेंगे और एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे। मैंने ये आशय आपको शेयर कर दिया और सबको शेयर कर दिया मैंने, और फिर हम सब के सब चल दिए चोरी करने के लिए। तो यहां आशय क्या था मेरा, वो शेयर किया मैंने, तो मीटिंग ऑफ माइंड हुआ ना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हो चुका हमारे, ये तो है सामान्य आशय। और सेम इंटेंशन, समान आशय, इसका मतलब है कि मैंने अपनी इंटेंशन तुम्हें शेयर नहीं की, लेकिन आप भी ऐसा ही सोच रहे, ना आपको शेयर की आप भी ऐसा ही सोच रहे, ना आपको शेयर की आप भी ऐसे सोच रहे। जैसे एक व्यक्ति चौराहे पर पिटने लग रहा, आप इस दिशा से आते हो और आप भी सोचते हो कि चलो मैं भी हाथ साफ कर लूं, आप उस दिशा से आए, आपके दिमाग में भी यही विचार चल रहा कि यार ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, 2 रैपट मैं भी मार दूं। आप दूसरी दिशा से आए, आप भी यही सोच रहे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये क्या होगा? सेम इंटेंशन, हालांकि शेयर नहीं की, लेकिन जब दिमाग खोले गए हम सबके तो पता लगा इंटेंशन सेम ही थी। क्लियर है ना बात? तो सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन दोनों में अंतर होते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां एक शब्दावली यूज की गई सामान्य आशय को अग्रसर करने में। यहां देखिए, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, 1870 से पहले यह पदावली इस सेक्शन के अंदर नहीं थी। आईपीसी कब आई? 1860 में। ये वाली पदावली नहीं थी उस समय। ये वाली पदावली आई आपकी क्वीन वर्सेस गोराचंद गोपी एंड अदर्स में। ये 1870 में बार्नर्स पिकॉक सीजे ने इस लाइन को ऐड किया था सामान्य आशय को अग्रसर करने में। मीनिंग क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, समझ गए ना? तो सेक्शन क्या कहती है आगे? सेक्शन कहती है, सेक्शन पढ़ते हैं कि जबकि कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए, समझ गए ना? आपराधिक कार्य कोई भी हो सकता है, वो आपराधिक कार्य जो इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट है जिसका, वो आपराधिक कार्य है ना। कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एक आपराधिक कार्य होना चाहिए और एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अब जरा देखिए कि यहां से देखते हैं, सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से संबंधित हो सकते हैं। कैसे कैसे? जब वह अपराध स्वयं करता है, जब वह अपराध करने में स्वयं भाग लेता है, समझ गए ना? जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में दूसरे भाग लेता है, भाग मतलब दूसरे के साथ में भाग लेता है। तीसरी तरह से कैसे अपराध कर सकते हैं? दुष्प्रेरणा के माध्यम से, जब किसी व्यक्ति को उकसा देते हैं उत्प्रेरणा के माध्यम से, या कोई सहायता पहुंचा करके, भाई जैसे कान भर देते हैं ना किसी के, अरे यार तू चूड़ी पहन के बैठ जा, तेरी जगह मैं होता तो मैं तो हाथ तोड़ देता उस व्यक्ति के, समझ गए ना? उकसा करके, खुद नहीं करता बल्कि किसी को उकसा करके उससे अपराध करवा ले, वो तो इस अपराधी तो होगा ना, वो अबेटर हुआ ना। और चौथा है जब वह अपराध के बाद किसी को छिपाता है, छिपाने में सहायता करता है, तो भी अपराधी कहलाता है, समझ गए ना?
कोई व्यक्ति निम्न 4 प्रकार से अपराधी हो सकता है। जब वह खुद अपने आप अपराध करता है तो यहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अकेले ही स्वयं अपराध करता है तो सामान्य दायित्व का सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा और उसको दोषी आराम से ठहराया जा सकता है। यहां कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और तीसरे नंबर पर अगर दुष्प्रेरण के माध्यम से अपराध करते हैं तो अपराधी कोई और है जो मुख्य रूप से अपराध करते हैं और दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति कोई और है। और चौथी कंडीशन भी कुछ और ही बात करती है। यहां इस सेक्शन में जो हम बात करेंगे, ये जो नंबर 2 पर आते हैं, जब अपराध करने में वह स्वयं भाग लेता है दूसरे लोगों के साथ में। समझे नहीं समझे आप? देखिए अब आ गया है अशोक कुमार ठाकुर। ये कुछ केस है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस धारा के लागू होने के लिए कार्य का चरित्र भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन उस कार्य का अंजाम एक और समान उद्देश्य के लिए दिया गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जैसे 4-5 लोगों ने मिलकर के कोई आपराधिक कार्य किया, 4-5 लोगों ने मिलकर के कोई आपराधिक कार्य किया। हो सकता है मेरा एक्ट बहुत छोटा हो, आपका एक्ट बड़ा हो, आपका एक्ट और भी बड़ा हो, आपका एक्ट छोटा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? भले ही हमारे कार्य अलग अलग, जैसे आप पुलिस चौकी पर खड़े हुए थे, ये गन पॉइंट पर ले रखा था इन्होंने, तो आपराधिक कार्य तो सबके छोटे बड़े हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या? वो एक ही और इशारा कर रहा था, बैंक लूटना। आपका जो पुलिस चौकी पर खड़े होना था, किस लिए खड़े थे आप? ताकि बैंक लूटना को आसान बनाया जा सके, है ना? जो बाहर बैंक के बाहर खड़ा हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका भी यही था, है ना? चाहे दूरी कितनी भी हो, नजदीक या दूरी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का एक मामला आया था इसमें, समझ गए ना? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस वीरेंद्र कुमार घोष में क्या हुआ था? इसमें ऐसा हुआ था कि जो पोस्ट मास्टर था वो कमरे में खड़ा हुआ, कुछ नोट गिनना था। 4-5 लोग आते हैं और उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। उसने पैसे देने से इनकार किया तो गोली चला दी। वही इमीडिएटली जो पोस्ट मास्टर था वो मारा गया। वीरेंद्र, सभी लोग इधर उधर भागे, बिना पैसे लिए भाग गए थे वे लोग, सभी लोग भाग गए। लेकिन वीरेंद्र कुमार घोष ने जब वो भागा तो उसको पकड़ लिया गया, तो इस सिद्धांत को वहां अप्लाई कर दिया गया और बाकी सबको भी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। बात समझे नहीं समझे? तो आगे चलते हैं। यह सिद्धांत केवल साक्ष्य का नियम देती है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। यह आवश्यक नहीं है कि सभी साथ आए, यह भी जरूरी नहीं है कि जितने अपराधी हैं जिन्होंने अपराध में हिस्सा लिया वे सारे एक साथ ही आए, आगे पीछे भी आ सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? एक के बाद एक आ सकते हैं, लेकिन उनकी सक्रिय रूप से भागीदारी जरूरी है। घटना स्थल पर उपस्थित होना जरूरी नहीं है कि वे घटना स्थल पर सभी के सभी एक जगह ही उपस्थित हो, बैंक के अंदर सभी के सभी हो। कोई व्यक्ति पुलिस चौकी पर भी खड़ा होगा 2 किलोमीटर दूर, तो उसको भी सेक्शन 34 में जो है ना कवर कर लिया जाएगा। एक मामला इस तरह का आया था कि जो कुछ लोग हाथी दांत की तस्करी के लिए एक वन में जाते हैं, 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को, कि जो आपके ये वन रेंजर जो होते हैं, जो वन अधिकारी होते हैं, जो इस ड्यूटी पे रहते हैं कि कोई अवैध कार्य ना हो, यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई उत्पाद इकट्ठा ना कर ले या कोई तस्करी वगैरह ना करे हाथी दांत की, या जैसे चंदन के पेड़ होते हैं उनकी तस्करी ना कर ले कोई आकर के, उसको बाहर ऑफिस के आसपास ही छोड़ दे कि अगर कोई अधिकारी इधर को आया तो गोली मार देना। और वहां से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर आगे निकल गए वे हाथी को मारने के लिए, समझ गए ना? वन अधिकारी उधर को जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उनको शक हुआ तो उसने गोली चला दी, वन अधिकारी मारा गया, समझ गए ना? बाद में उनको भी अरेस्ट कर लिया गया जो 5-6 किलोमीटर दूर थे, तो सेक्शन 34 अप्लाई होगी। और ऐसा माना गया कि उन सभी ने गोली चलाई, क्योंकि उन सबका सामान्य आशय क्या था? समझ रहे नहीं समझ रहे? उसको अग्रसर करने के लिए इन फर्दरेंस गोली चलाई गई, तो वे सभी के सभी दोषी पाए गए। फिर यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी साथ आए। आभासी उपस्थिति, आभासी उपस्थिति को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आभासी उपस्थिति का मतलब है कि शारीरिक रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है, शारीरिक रूप से उपस्थित होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। कई मामलों में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है और कई मामलों में शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं होती। जैसे एक आदमी कहीं पहाड़ पे खड़ा हुआ है, बाकी लोग अपराध करने के लिए गए और वो दूरबीन से देख करके फोन के माध्यम से गाइड कर रहा कि किसको क्या करना, समझ गए नहीं समझ गए? तो शारीरिक रूप से तो काफी दूर है वो, बात समझे ना? शारीरिक रूप से तो काफी दूर है। या सैटेलाइट से वॉच कर रहा किसी को,
तो शारीरिक रूप से तो काफी दूर है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो भौतिक रूप से वहां उपस्थित भी हो। तो ये आपका एक मामला था सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आभासी उपस्थिति। लेकिन अब क्या कह रहे हैं आगे, लेकिन सक्रिय योगदान आवश्यक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, उसने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया हो, समझ गए ना, कुछ ना कुछ योगदान दिया हो। फिर आता है आपका श्री कांतिया रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इसमें यही कहा था कि शारीरिक रूप से घटनास्थल पर मौजूद रहना आवश्यक नहीं है, अगर थोड़ी बहुत दूरी भी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ लोग बैंक के अंदर और कुछ लोग लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रह करके कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे तो भी वो सेक्शन 34 में उनको ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा और उनको दोषी ठहराए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आवश्यक तत्व देखते हैं क्या क्या है। एक आपराधिक कार्य किया गया हो, देखिए कह रहे ना कि जबकि कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यह कि वो कार्य जो उन्होंने किया वो आपराधिक होना चाहिए। अगर वो कार्य ही आपराधिक नहीं है तो सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगी। जैसे आपराधिक षड्यंत्र होते हैं, समझ गए ना, आपराधिक षड्यंत्र में क्या होता है कि अगर किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमति बन गई, भले ही चाहे वो आपराधिक कार्य हुआ हो या न हुआ हो, भले ही चाहे वह आपराधिक कार्य हुआ हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध हो जाता है। जबकि सेक्शन 34 के अप्लाई होने के लिए क्या है, आपराधिक कार्य का एग्जीक्यूट किया जाना भी जरूरी है, तभी सभी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। क्लियर है स्थिति आपको। एक आपराधिक कार्य किया गया हो, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, एक से अधिक व्यक्तियों ने किया हो, कई व्यक्ति 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इस सेक्शन के अप्लाई होने के लिए मैंडेटरी है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कितने भी हो, चाहे 20 लोग हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति 2 से अधिक होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। और कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और उन सभी व्यक्तियों ने अपने सबके सामान्य हाथ से का मतलब होगा मस्तिष्कों का मिलन, और मस्तिष्कों का मिलन घटना स्थल पर भी हो सकता है। मस्तिष्कों का मिलन होता है एक पूर्व निर्धारित योजना, और जरूरी नहीं उसमें बहुत टाइम लगा हो, पूर्व निर्धारित योजना में जरूरी नहीं 5-6 घंटे मिल करके बैठ करके हमने मीटिंग ऑफ माइंड किया हो, अपने विचारों को शेयर किया हो एक दूसरे से, जरूरी नहीं है। सपोज दैट इशारे के माध्यम से भी मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, मस्तिष्कों का मिलन इशारों के माध्यम से भी हो सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई मारने लग रहा और आप पिट रहे, पीछे से आपके जानकर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अचानक आ जाते हैं और दूर से कहते हैं कि मार हमारे, कोई दिक्कत नहीं, इशारा कर दिया हमने, तो मीटिंग ऑफ माइंड घटना स्थल पर इशारे के माध्यम से भी हो सकता है। इज इट क्लियर, बात समझे ना, इशारे के माध्यम से भी मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, जरूरी नहीं मुंह से ही कुछ बोले आप कि मैं भी रेडी हूं इस काम को करने के लिए, घटना स्थल पर इशारों के माध्यम से भी मीटिंग ऑफ माइंड हो सकते हैं। तो कह रहे कि कई एक आपराधिक कार्य होना चाहिए, इस सेक्शन को तोड़ लिया मैंने, यहां पर देख लीजिए कि एक आपराधिक कार्य होना चाहिए, वो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ठीक है ना, और उन व्यक्तियों ने अपने सबके सामान्य हाथ से, सबके सामान्य हाथ से क्या था, बैंक लूटना, मैं उसी दृष्टांत को लेकर के चला बार बार, सबका सामान्य हाथ से क्या था, बैंक लूटना, अपने सबके सामान्य हास्य को अग्रसर करने में किया गया हो। अग्रसर करने का मतलब क्या होगा, इन फर्दरेंस, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने सबके सामान्य हास्य के अग्रसरण में वो आपराधिक कार्य किया गया हो, तो सभी व्यक्ति लायबल होंगे। बात क्लियर है आपको। यदि अपने सबके सामान्य हास्य के अग्रसरण में अपने सबके सामान्य हास्य की प्राप्ति के लिए वो आपराधिक कार्य नहीं किया गया, यदि अपने सबके सामान्य हास्य की प्राप्ति के लिए वो आपराधिक कार्य नहीं किया गया, तो बाकी लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। बात समझे ना, जैसे गए थे तो बैंक लूटने के लिए, अब बैंक लूटने के लिए एक आदमी पुलिस चौकी पे खड़ा हुआ है, एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है, एक आदमी फला जाएगा, एक आदमी फला जाएगा, एक बैंक लूटने लग रहा है और एक आदमी ने गन पॉइंट पर किसी को ले रखा। सबका सामान्य हाथ से क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड पहले हुआ था ना, या घटना स्थल पर भी हो सकता है कि एक फ्रेंड और निकला जा रहा हमारा वहीं से बैंक के बाहर से, उसने पूछा हाँ भाई क्या कर रहे, हमने इशारे से उसको बता दिया, उसने कहा मैं भी हूं, मुझे भी शेयर दे देना, कि ठीक है तू भी आ जा, तू वहां खड़ा हो जा, समझ गए ना। और वो जो थर्ड पर्सन है, वो जो बाद में आया, वो कोई अलग ही काम करता है, वो 354 का अपराध करता है, किसी को छेड़ देता है, तो उस छेड़छाड़ के लिए, उस स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए केवल वो लायबल है, हम सब नहीं होंगे, क्योंकि हम सबका सामान्य हास्य क्या था, हम सबका सामान्य हास्य था बैंक लूटना, ना कि किसी स्त्री के साथ में छेड़छाड़ करना। बात समझे या नहीं समझे आप, पक्का ना एकदम से। तो हम जब 4-5 लोग जो मिल करके गए बैंक लूटने के लिए, अगर हम में से कोई
अपने ही आशय को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, हम सब जिम्मेदार नहीं होंगे। हम सब तो तभी जिम्मेदार होंगे जो हमारे बीच में कॉमन इंटेंशन बनी थी, उसकी प्राप्ति के लिए ही हमने कोई ना कोई, चाहे छोटा एक्ट किया हो या बड़ा एक्ट किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पुलिस चौकी पे खड़े थे, आप क्या कर रहे थे? आप इसलिए खड़े थे वहां पे ताकि हम सबका सामान्य आशय की प्राप्ति, उस जो कॉमन इंटेंशन हमारी बनी उसकी प्राप्ति की जा सके, बैंक लूटा जा सके, इसलिए खड़े थे आप, समझ गए ना। लेकिन वहां आप किसी स्त्री की लज्जा भंग कर देते हो तो उसके लिए बैंक में जो लोग खड़े हुए वे दायित्व के अधीन नहीं होंगे, समझ गए ना, क्योंकि वो हम सबका सामान्य आशय नहीं था। हम सबका सामान्य आशय क्या था? बैंक लूटना। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरण में किया गया हो, वे जो 4-5 लोग थे जो बैंक लूटने के लिए गए, उनमें से किसी ने भी हमारे बीच में जो कॉमन इंटेंशन बैंक लूटना जो बनी थी उसके अग्रसरण में कोई आपराधिक कार्य किया हो किसी ने भी, राइट। अब ये इसमें केस लॉ है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। इसमें यही हुआ था कि सामान्य आशय का होना जरूरी है। अगर सामान्य आशय नहीं है सबका अलग अलग आशय, तो अपने अपने कार्य के लिए लायबल होंगे वे, राइट। सामान्य आशय के मीनिंग को समझा देगा मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड। यह घटना स्थल पर भी बन सकता है, ये मैंने लिख रखा है, सामान्य आशय घटना स्थल पर भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए फिर, सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के तहत हो। सेम इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो पता लगा आप 4-5 लोग बैंक लूटने के लिए गए, राइट, और मैं किसी को सबक सिखाने के लिए जाता हूं, बाद में हम सबको पकड़ ले जाते हैं वहां पे, और मेरे ऊपर भी सेक्शन 34 अप्लाई करने की कोशिश कर रहे। तो हम सबका सामान्य आशय क्या था? आप सबका सामान्य आशय क्या था? बैंक लूटना। और मेरा आशय क्या था? किसी को सबक सिखाना, मैनेजर को सबक सिखाना। हो सकता है मैं गालियां देने के लिए जा रहा हूं, तो मैं अपने कार्य के लिए लायबल हूं और आप अपने, सभी के सभी आप अपने कार्य के लिए लायबल हो। क्लियर है ना बात आपको? तो यहां क्या करें, सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के तहत हो। लेकिन आप मेरे जानकार हो, उसी बैंक की मैं बात कर रहा, मैं बाहर खड़ा हुआ और जैसे मैं उसको सबक सिखाने के लिए जाता हूं, मैंने आपसे पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि मुझे भी रख लो, शेयर मुझे भी दे देना। तो पहले है लूटपाट करने से पहले ही मस्तिष्कों का मिलन हो चुका ना, मेरा भी आपके साथ में, तो मैं भी जिम्मेदार हो जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अपराध में सभी अभियुक्तों का किसी ना किसी प्रकार शामिल होना जरूरी है। वो जो आपराधिक कार्य किया जा रहा है बैंक लूटना, उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनका सभी का सभी किसी न किसी रूप में शामिल होना आवश्यक है, चाहे वह शारीरिक रूप से उपस्थित होकर के एक्टिव पार्टिसिपेशन हो उनका, है ना, जैसे पहरा देना, जैसे गल लेकर खड़े होना, जैसे किसी को क्षति पहुंचाना, जैसे एक आप ताला खोलने में एक्सपर्ट हो मान लिया, है ना, तो किसी कोई ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यह अलग बात है एक्टिव पार्टिसिपेशन बैंक के अंदर ही कर रहा हो कोई व्यक्ति, या बैंक से 4 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी पर खड़ा होकर के पहरा दे रहा हो, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन में आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, सभी की शारीरिक उपस्थिति हो या ना हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत दूरी भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, तब सभी व्यक्ति उस अपराध के लिए दायित्व के अधीन हो गए। क्लियर है बात आपको? आगे चले थोड़ा सा और। अच्छा, यहां ये जो शब्द आया, जबकि कोई आपराधिक कार्य, यहां कार्य में कार्यावली भी आ जाएगी, सेक्शन 33 इसी बात को कहती है। जब कार्य शब्द जहां भी आएगा वहां कार्यावली भी आ जाएगा, सीरीज ऑफ एक्ट भी आ जाएगा, है ना। इन सभी व्यक्तियों ने एक आपराधिक कार्य किया ना, अगर ये एक से अधिक आपराधिक कार्य करते हैं तो वो भी इसमें कवर होगी बात। क्लियर है बात आपको? सीरीज ऑफ एक्ट भी आ जाएंगे। तो कहते हैं जबकि कोई आपराधिक कार्य, तो सबसे पहली बात एक आपराधिक कार्य होना बहुत जरूरी है। अगर वो कार्य ही आपराधिक नहीं है तो सेक्शन 34 का मतलब ही कुछ नहीं है फिर अप्लाई होने का। वो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों ने किया हो और कई व्यक्तियों ने अपने सबके, मान लिया मैं करता हूं तो मैं सबके सामान्य आशयों को ध्यान में रख करके बैंक लूट रहा ना, या आपका आशय कुछ और था, आपका कुछ और था, आप सबक सिखाने के लिए गए, आप मैनेजर से बातचीत करने के लिए, फला आदमी कुछ और करने के लिए, और मैं बैंक लूटने के लिए गया, और गए हम एक साथ ही, तो हम सबके आशय अलग अलग थे ना, सामान्य आशय थे, लेकिन घटना स्थल पर खड़े खड़े एकदम से सामान्य आशय बन गया कि गन तो मिल आया कि बाकी चीज हम देख लेंगे, और सारे सहमत हो गए। तो हम सब ने अपने सबके सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? कोई कार्य किया। वो कार्य कुछ भी हो सकता है लेकिन वो आपराधिक कार्य होना चाहिए। ठीक है जी, कार्य किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से जो भी लोग बैंक लूटने के लिए गए थे, ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति
चाहे वे 6 थे, चाहे वे 10 थे, चाहे वे 20 थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति उस कार्य के लिए या सीरीज ऑफ एक्ट के लिए जो भी आपराधिक कार्य किया, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, उसी प्रकार दायित्व के अधीन है। जैसे कह रहे कि मानो कि वह कार्य के लिए उसी ने किया हो। मतलब यदि मैं किसी को गोली मारने के लिए जाता हूं, राइट, और हम सब लोगों की ये राय है, हमने ये मीटिंग ऑफ माइंड कर लिया, पहले से ही मस्तिष्कों का पूर्व मिलन कर लिया कि फला आदमी को की हत्या करेंगे। 4-5 लोग मिलकर के तैयारी के साथ में हम लोग गए, ठीक है जी। गोली चलाने वाला मैं हूं केवल, आप लोग पहरे पे खड़े, आप किसी और एक्ट में समझ रहे ना, आप पुलिस चौकी पे खड़े, एक आदमी कहीं और, इस तरह से 2 आदमी इसलिए खड़े कर दे कि अगर कोई गोली मारने से रोकने के लिए गए तो आप उनको रोक लेना। समझे नहीं समझे? 2 आदमी बाहर जीप लेकर के खड़े। क्लियर है ना बात? सबके कार्य तो अलग अलग हैं, लेकिन सबका सामान्य आशय क्या था? गोली चलाना, मर्डर करना। जबकि गोली चलाने का एक्ट किया मैंने, तो सेक्शन क्या कह रही कि हम सबके अपराध, जो वो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसा मान के चलेंगे मानो वह कार्य सभी व्यक्तियों ने किया है। मतलब जो बाहर कुछ नहीं कर रहा, केवल जीप रोके खड़ा हुआ है वो, और उसको उसकी भी कॉमन इंटेंशन हमारे साथ में शेयर है, तो ऐसा मान के चलेंगे वो आपराधिक कार्य, गोली चलाने का कार्य उसने किया। ऐसा मानेंगे उसी ने ही गोली चलाई हो, जो जीप लेकर के बाहर खड़ा, जो पहरे पे खड़े हुए थे उसने भी गोली चलाई हो, क्योंकि यहाँ आपराधिक कार्य को अलग नहीं करके देखा जा सकता। समझे या नहीं समझे? वैसे तो जीप खड़ी करना कोई अपराध तो है नहीं, लेकिन अगर वो जीप खड़ी ना करता तो मुझे कैसे प्रोत्साहन मिलता? समझ रहे नहीं समझ रहे? मुझे उत्साह मिला ना जी, कि मेरे साथ में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, मुझे चिंता की बात ही नहीं, मैं तो बच के भाग ही जाऊंगा। अगर आप न होते तो मैं भी ऐसा ना कर पाता। इज इट क्लियर? बात समझे ना? तो सेक्शन 34 अप्लाई हो जाएगी। आगे चलते हैं। फिर आपके एक मामला आया था कि सामान्य आशय का कैसे पता करेंगे कि सामान्य आशय था किसी व्यक्ति का, नहीं था। तो एक है गोडप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आशय का पता लगाने के लिए कहा कि निम्न बातों से सामान्य आशय का पता लगाया जा सकता है। कौन कौन से? अपराध करने की रीति, तरीका अपराध करने का, है ना, अपराध करने का तरीका। कई बार कुछ अपराध जैसे बैंक लूटना अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है, यही पता लगता है कि ये कई सारे व्यक्तियों ने मिलकर के कार्य किया होगा, है ना। अपराध करने की रीति से भी पता, ढंग से भी पता चल जाता है, क्योंकि कोई बिल्डिंग पर इस तरह की बिल्डिंग है कि दूसरे व्यक्ति के हेल्प के बिना उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। समझे ना? दूसरा है घटना के पूर्व पश्चात का अभियुक्त का आचरण, कंडक्ट उसका, है ना। घटना के पहले का और बाद का आचरण, जैसे कि साहब घटना से पहले ऐसे ऐसे अपने आप को छिपाता फिर रहा था, कोई आदमी अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश कर रहा था, या घटना घटित होने के बाद मुंह लपेट करके एक आदमी भागता हुआ देखा यहां से। समझे नहीं समझे? या कुछ लोग यहां से भागते हुए देखे। तो घटना के बाद के आचरण से भी हमें यही पता लगता है कि इसका भी सामान्य आशय होगा। समझ गए ना? आपके पड़ोस में सपोज दैट कोई मर्डर हो जाए, तो जिन जिन लोगों का हाथ है ना, वे छिपते छिपाते घूमेंगे। तो आप एक आइडिया पक्का लगा लोगे, इनका भी कुछ ना कुछ हाथ है। या उस आदमी से आप जिक्र करोगे कि मोहल्ले में मर्डर हो गया इस तरह से, तो किस तरह से बात करेंगे? डर जाएंगे, झेप जाएंगे या भाग जाएंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से ये जो इस वाले मामले में जो पॉइंट बताए, इनसे यही तो पता लगता है कि उसका सामान्य आशय था या नहीं था। हालांकि खंडन किया जा सकता है, वो अलग बात है। गोडप्पा में फिर तीसरा पॉइंट जो बताया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा कि उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। समझ गए ना? उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके विरुद्ध ऑफेंस किया गया है, इससे भी सामान्य आशय का पता चलता है। तीसरा है हथियार की किस्म। AK-47 लेकर के आ गए, मैं कहां चलाऊंगा भाई साहब बताइए? समझ गए नहीं समझ गए? इसका मतलब मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना बात? मैं अकेले नहीं उस काम को कर सकता, इसका मतलब मेरे साथ कोई ना कोई टेररिस्ट भी है, अकेले तो इस काम को नहीं कर सकता। क्लियर है ना? चोट की प्रकृति, इससे भी पता लग जाता है कि सामान्य आशय था या नहीं था। हाथ पैर इस ढंग से तोड़ रखे, अकेला आदमी हट्टा कट्टा व्यक्ति था और उसको अकेला आदमी उतनी बुरी तरह से नहीं मार सकता। चोट की नेचर से भी कई बार यह पता लगता है कि एक आदमी का काम नहीं, कई सारे व्यक्तियों का काम है। कई सारे व्यक्तियों ने मिलकर के इस ढंग की चोट पहुंचाई होगी, अकेला व्यक्ति को इतनी चोट पहुंचा नहीं सकता। पहुंचा तो सकते हैं, खंडन तो किए जा सकते हैं,
लेकिन सपोज दैट खली टाइप का कोई व्यक्ति है और मेरा जैसा कोई दुबला पतला के ऊपर आरोप लगे तो अकेला नहीं कर सकता वो, समझ गए ना। तो यहाँ क्या है कि यहाँ ये कुछ बिंदु बताएं जिससे यह पता लगता है कि सामान्य आश्रित हाँ यह नहीं हो सकता है। क्लियर है ना बात। तो फाइनली जो सेक्शन है हमारी, सेक्शन यही कहती है कि जब कोई आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो और अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया हो, तो वहां प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए ऐसे ही दायित्व के अधीन होगा मानो कि वह कार्य उसने अकेले ने किया हो, है ना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसमें, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, एक आपराधिक कार्य होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, और उन प्रत्येक व्यक्तियों ने जो हमारे सबके बीच में एक इंटेंशन कॉमन बनी थी, बैंक लूटना, है ना, जो इंटेंशन हम सबके बीच में कॉमन बनी थी, उसको प्राप्त करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में भागीदारी जो है ना अपनी दी हो, पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया हो। वो अलग बात है कि अब घटना स्थल से दूरी कितनी थी सभी व्यक्तियों की, वे पास पास में थे या दूर दूर थे, इससे ये बात इररिलेवेंट है, पूरी तरह से इररिलेवेंट है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है स्थिति आपको। तो सेक्शन 34 आपकी कवर होगी। वैसे सेक्शन 34 के साथ 149 पढ़ते हैं, लेकिन हम बैक टू बैक पढ़ रहे हैं सेक्शन, इसलिए 149 को बाद में कवर करेंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। 149 का कुछ बता देते हैं।